तो बॉयज एंड गर्ल्स देखिए, आज हम लोग का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, टैक्स का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पहला क्लास है। कैसा क्लास है बाबू? पहला। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का आज हम लोग प्योर थ्योरी पढ़ेंगे। कैसा पढ़ेंगे बाबू? प्योर थ्योरी, शुद्ध थ्योरी पढ़ेंगे। शुद्ध क्या पढ़ेंगे? थ्योरी। कोई मिलावट नहीं होगा इसमें। आज पूरा पूरा क्या बात होगा? थ्योरी। आज कोई धक्का मुक्की नहीं होगा, सिर्फ किसका बात होगा बाबू? थ्योरी। भाई और बहनों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से आप क्या समझते हो? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? इसके बारे में हम लोग जिक्र करने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, इनकम टैक्स के सेक्शन 22 से 27, 22 टू 27, इनकम टैक्स के किताब में सेक्शन 22 से 27 के बीच में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में लिखा हुआ है। इनकम टैक्स के किताब में सेक्शन 22 से 27 में किसके बारे में लिखा हुआ बताइए? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या लिखा हुआ गाँव वालों? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चुप मत रहिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में सेक्शन कहाँ लिखा हुआ? 22 से। तो आपसे एमसीक्यू में अगर पूछता है कि विच सेक्शन डील्स विथ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो इनकम टैक्स की किताब में 22 नंबर सेक्शन से लेकर के 27 नंबर सेक्शन तक किसके बारे में बोला हुआ है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बोलो हाँ कि नहीं? लिखिए पॉइंट नंबर 1। नोट्स एकदम पवित्र बनाइएगा। चलिए पॉइंट नंबर 1 लिखिए, सेक्शन 22 टू 27, सेक्शन 22 टू 27 डील्स विथ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सेक्शन 22 टू 27 डील्स फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम टैक्स का 22 नंबर से लेकर के 27 नंबर सेक्शन तक किस चीज के बारे में लिखा हो बताइए? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलिए दूसरा सवाल ये होता है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ चार्ज? बेसिस ऑफ चार्ज क्या है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का? मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स कब लगेगा? तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स लगने के लिए 3 बात। कितना बात बाबू? 3 बात। बोलो ना, 3 बात। कम ऑन। पहला बात, देयर मस्ट बी लैंड एंड बिल्डिंग। देयर मस्ट बी लैंड एंड बिल्डिंग होना चाहिए। लैंड एंड बिल्डिंग। ना तो खाली जमीन होने से फिर हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगा, याद रखिए। लैंड होना चाहिए और क्या होना चाहिए बाबू? बिल्डिंग। दूसरा, द एसएससी मस्ट बी द ओनर। एसएससी मतलब जो आदमी टैक्स दे रहा है ना, वो आदमी उस प्रॉपर्टी का क्या होना चाहिए बाबू? मालिक। जो आदमी टैक्स दे रहा है वो आदमी उस प्रॉपर्टी का क्या होना चाहिए बताइए? मालिक। द एसएससी मस्ट बी द ओनर। और तीसरा पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट्स कि द प्रॉपर्टी मस्ट बी लेट आउट। प्रॉपर्टी को आपको भाड़ा लगाना चाहिए। अगर आप प्रॉपर्टी में खुद रहते हैं तो फिर वो टैक्स नहीं लगेगा। तो कोई भी इनकम को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कब बोलेंगे? अगर आपके पास एक लैंड एंड बिल्डिंग है, अगर आप उस लैंड एंड बिल्डिंग को भाड़ा लगाते हो, भाड़ा लगा के पैसा कमाते हो, तो इस कमाई को क्या बोलेंगे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपके पास क्या है? लैंड एंड और आप क्या हो? बाड़ी वाला या बाड़ी वाली। या तो आप बाड़ी वाला हो या तो बाड़ी वाली हो। तो अगर आपके पास बाड़ी वाला, अगर आप बाड़ी वाला हो या बाड़ी वाली हो, तो ऑटोमेटिक आपका वहाँ से भाड़ा लगा करके आप पैसा कमा रहे हैं। सर हम तो बाड़ी वाली नहीं है। अरे बाबा, मम्मी पापा का तो बाड़ी है ना। तो अगर आप बाड़ी को भाड़ा लगा करके पैसा कमा रहे हैं तो कौन सा हेड में आएगा बताइए? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कहाँ आएगा बोलिए? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बोलिए ना प्लीज़, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चुप मत रहो बाबू, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो लोग नहीं बोलोगे उसको मोक्ष का प्राप्ति नहीं होगा, इसीलिए आपको बोलना पड़ेगा। जो नहीं बोलिएगा उसका हमारी अधूरी कहानी रह जाएगा, बोलना पड़ेगा। तो कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी जिसको आप भाड़ा लगाते हो और अगर आप उसका मालिक हो तो आप क्या हो जाएंगे?
इनकम, उसके जो इनकम आएगा वो क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस। आप लोग का भाषा में एक वर्ड में समझिए ना, बाड़ी वाला या बाड़ी वाली, बाड़ी वाला या बाड़ी वाली का जो कमाई है वो कौन सा हेड में जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस। आपसे अगर पूछेगा लॉन्ग क्वेश्चन में कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में टैक्स कब लगेगा, तो आप बता देना भाइयों बहनों कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में टैक्स तब लगेगा जब या तो आप उसका मालिक हो, या मालिक अगर आप उस प्रॉपर्टी का मालिक हैं, या फिर वो प्रॉपर्टी जो है वो आप भाड़ा लगाए हो, जिसमें से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल कर रहे हैं, बस समझे ना, तो ये कौन सा हेड में चला जाएगा बताइए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलिए लिखिए, लिख लीजिए इसको, हेडिंग दीजिए बेसिस ऑफ चार्ज, हेडिंग दीजिए बेसिस ऑफ चार्ज। ऐसा नोट्स बनाओ ना पूरा एरिया आपसे चलने लगे, बेसिस ऑफ चार्ज। हो गया क्या, बोले, चलिए बाबू सुनिए, तो बेसिस ऑफ चार्ज का कंडीशन लिखिए, हेडिंग दे दिया ना, बेसिस ऑफ चार्ज। बेसिस ऑफ चार्ज पूछेगा चाहे इसेंशियल कंडीशन पूछेगा तो आंसर ये लिखिएगा, और क्या क्या कंडीशन होगा बाबू लिखिए, बोले आंसर बोले, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पॉइंट मत दीजिएगा, बेसिस ऑफ चार्ज लिख दिए, उसके अंदर में लिखिए फॉलोइंग आर द कंडीशंस ऑफ following are the conditions of income from house property. Following are the conditions of income from house property. चलिए पॉइंट नंबर 1 लिखिए, इसके अंदर में 3 कंडीशन होगा ना, तो पॉइंट नंबर 1 या ए जो भी लिखना है लिख लीजिए, बोले लिखिए, देयर मस्ट बी लैंड एंड बिल्डिंग पॉइंट नंबर 2 लिखिए, द SSC स्पेलिंग बोले क्या कि लिख लोगे, वेरी गुड, ASSESSEE द SSC must be the owner The SSC must be the owner हो गया। अब पॉइंट नंबर 3 लिखिए, पॉइंट नंबर 3 लिखिए, कितना पॉइंट हो गया बताइएगा, SSC मस्ट बी द ओनर, और उसका तीसरा पॉइंट लिखिए, द प्रॉपर्टी मस्ट बी लेट आउट, द प्रॉपर्टी मस्ट बी क्या बाबू, लेट आउट, प्रॉपर्टी मस्ट बी क्या बच्चों, लेट आउट, LET लेट, OUT आउट, लेट आउट, लेट, यस। कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको सुविधा हो। क्लियर है बच्चों? तो भाइयों और बहनों जल्दी से बता दीजिए, कोई भी प्रॉपर्टी को, ये देखो इनकम, कोई भी प्रॉपर्टी को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहने के लिए कितना कंडीशन है बाबू, बोलिए ना। पहला, देयर मस्ट बी लैंड एंड, अच्छा खाली जमीन होगा तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम में आएगा, 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 नहीं आएगा।
और बताइए, अगर मान लीजिए घर में खुद रहते हैं, टैक्स लगेगा? नहीं। तो घर को भाड़ा लगाइएगा, प्रॉपर्टी आपका अपना होना चाहिए और लैंड एंड बिल्डिंग होना चाहिए, तब वो किस कैटेगरी में आएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बोलो हाँ कि नहीं? अब कॉपी में लिखिए, अब कॉपी में लिखिए अगला हेडिंग। पहला कॉन्सेप्ट हो गया सेक्शन वाला, दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया बेसिस ऑफ चार्ज वाला, तीसरा कॉन्सेप्ट लिखिए बाबू डीम्ड ओनर। स्पेलिंग बोले, DEE डीम्ड ओनर, DEEMED डीम्ड ओनर, OWNER ओनर। चलिए, माय डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीम्ड ओनर? डीम्ड ओनर का मतलब क्या होता है वो सुनिए। डीम्ड ओनर का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि वो लोग जो एक्चुअल ओनर नहीं है, जो मालिक नहीं है, मालिक के जैसा है, जो मालिक नहीं है, मालिक के जैसा है, मालिक नहीं है, मालिक के जैसा है, मालिक नहीं है, मालिक के जैसा है। गाइस, तो बाबू क्या बता रहे थे? डीम्ड ओनर। डीम्ड ओनर के बारे में ना बाबू सेक्शन 27 में लिखा हुआ है। डीम्ड ओनर का बगल में ब्रैकेट ओपन करके लिख लीजिए, सेक्शन 27, MCQ में काम आएगा। डीम्ड ओनर के बारे में कौन सा सेक्शन में लिखा हुआ बाबू? 27 सेक्शन, यस। और डीम्ड ओनर क्या होता है? जो मालिक नहीं है, मालिक के जैसा है। किसी को बोलते हैं तुम शाहरुख खान नहीं हो, शाहरुख खान के जैसे, वैसे मालिक नहीं है, मालिक के जैसा है। अगर मालिक नहीं रहेगा तो उसको बेटा को मालिक बना दिया जाएगा। ऐसा आदमी लोग को बोलते हैं डीम्ड ओनर। क्या सा ओनर? तो सर ऐसा आदमी कौन होता है? तो अभी आपको हम यहाँ पे 2 चीज़ लिखवाएंगे, एक तो उसका डेफिनेशन लिखवाएंगे, उसके बाद आपको हम 5 तो ऐसा एग्जाम्पल लिखवाएंगे जो मालिक नहीं है लेकिन उसको मालिक माना गया है। तो लॉ की नज़रों में मालिक नहीं हो, मालिक के मालिक नहीं हो, मालिक के तो लिखिए इसके बारे में। डीम्ड ओनर आर those persons who are not आइए जानते हैं रमी सर्कल के चैंपियंस की कहानी। were not the actual owner but considered as owner, जो मालिक नहीं है वो, जो मालिक नहीं है, मालिक के क्या बाबू जैसा है, जो मालिक के जैसा है। तो जो मालिक नहीं है, जिसको मालिक के जैसा माना गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं वो बताइए? या डीम्ड ओनर। डीम्ड ओनर आर द पर्सन हु आर नॉट द ओनर, हु आर जस्ट लाइक द ओनर, जो मालिक के आई होप आप समझ गए होंगे। जो मालिक नहीं है, मालिक के जैसे, उसको क्या बोलते हैं बाबू? डीम्ड ओनर। डीम्ड ओनर का एग्जाम्पल दीजिए ना सर प्लीज़। पैराग्राफ चेंज करिए, लिखिए एग्जाम्पल्स ऑफ डीम्ड ओनर। पैराग्राफ चेंज करिए और लिखिए एग्जाम्पल्स ऑफ डीम्ड ओनर। जो मालिक नहीं है, मालिक के क्या बाबू जैसा। दोज हु आर नॉट द ओनर बट जस्ट लाइक ओनर, जो लोग मालिक नहीं है, मालिक के क्या बाबू जैसा। तो दोज पीपल, जो लोग मालिक नहीं है, मालिक के जैसा, उन लोगों को क्या बोलते बताइए? कौन सा ओनर बोलेंगे?
यस तो डीम्ड ओनर का मतलब क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट? डीम्ड ओनर का मतलब हो गया वो लोग जो लोग मालिक नहीं है, मालिक के क्या बाबू जैसा है, मालिक के उसको कौन सा ओनर बोलेंगे? डीम्ड। अब सर इसका कुछ एग्जांपल्स दे देते तो अच्छा रहता। अब एक एक करके कुछ क्या 5 एग्जांपल आपको दे दे रहे। 4 मार्क्स में पूछेगा गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ डीम्ड ओनर, 4 मांगेगा 5 दोगे, 4 मांगेगा मांगेगा कितना? दोगे कितना? सुनिए पहला कौन होता है? अगर आप अपना स्पाउस को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हो। सर स्पाउस क्या होता है? पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति। पहले ज़माने में लोग हस्बैंड और वाइफ कहते थे, अब के ज़माने में लोग ये सब वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। हस्बैंड वाइफ ये सब वर्ड लोग बहुत कम यूज़ करते हैं। बट सर मेरा आसपास में पड़ोसी लोग तो अभी भी वही बोलता है। कम पढ़ा लिखा है ना बाबू, इसीलिए बोलता है। बेसी पढ़े लिखे लोग ये हस्बैंड वाइफ वर्ड यूज़ नहीं करते। दे कॉल इट स्पाउस। क्या कहते हैं? स्पाउस। माई स्पाउस मतलब मेरा धर्म पत्नी। अगर आप पत्नी हो किसी के तो आपका पति, अगर आप पति हो किसी के तो आपका पत्नी। अब ऑब्वियसली वो कॉमन सा बात है, उल्टा व्यक्ति ही जो है वो पति पत्नी होगा, सेम व्यक्ति पति पत्नी होगा। बताइए अब आजकल समय साल खराब चल रहा है, आजकल समय साल खराब चल रहा हो सकता है भाई, लेकिन भाई प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। देख के हमको दुख हो कि मेरा स्टूडेंट छात्र छात्री ऐसा हो गया। रास्ता घाट में अगर देखेंगे बात समझे ना तो कितना खराब लगेगा बताइए। घुसी क्या होगा? नहीं आपको विश्वास करेगा नीतीश जैसा अच्छा लगा लोग आजकल देख रहे हैं रास्ता घाट में कैसा हरकत कर ले रहा है। ये सब क्या हो गया? इसीलिए आपको इस सब चीज़ को अवॉइड करिए। और माय डियर स्टूडेंट स्पाउस मतलब क्या? ऑपोजिट। स्पाउस मतलब क्या बोलिए? ऑपोजिट। सुनो, जैसे ही आप किसी से शादी करते हो, जैसे ही आप किसी का हाथ थामते हैं, उसका सुख और दुख दोनों का साथी आप बन जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ उसका प्रॉपर्टी का मालिक भी आप बन जाते हैं। यही बात टैक्स में पढ़ाया गया। इसीलिए अमीर होने का बहुत ही सिंपल तरीका क्या है? अमीर व्यक्ति से शादी कर लो। सामने वाला आपसे करेगा तब तो ये भी मैटर करता है। आप देखिए आपका करना सुने एक तरफा प्यार होता है बताइए, तो सामने वाला भी तो आपसे करना चाहिए। उसके लिए चाल ढाल अच्छा रखना पड़ेगा। तो भाइयों और बहनों सुनिए, यहाँ पर सीन क्या है? अगर आपको स्पाउस हो किसी के को, देखिए आपको पता है इंडिया में तो खैर ये सब चीज़ नहीं होता माय डियर स्टूडेंट, फॉरेन कंट्रीज़ में होता है। उन लोग क्या करता है ना, प्रॉपर्टी हड़पने के लिए ही अमीर लोगों से शादी करता है। इंडिया में भी बहुत सारे लोग करते हैं, ऐसा होता नहीं करते हैं। जिन लोगों का मन में यही चलते रहता है कि भाई अमीर व्यक्ति है तो ये एक कहीं ना कहीं वो टैक्स का क्लास लग रहा मेरे पास किया है, बस समझे। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ाया? द वेरी सिंपल वे टू गेट रिच इज गेट मैरिड टू द रिच पर्सन। चाहे कोई भी हो, मेल फीमेल कोई भी, जिससे भी शादी कर रहे हो भाई आप, अगर वो रिच व्यक्ति है तो आपका जीवन में मौज ही मौज है। मेरा एक दोस्त था, अपना दोस्त का कहानी बताते हैं आपको। मेरा बेस्ट फ्रेंड था बचपन चाइल्डहुड का, बस उन्होंने करोड़पति से शादी कर लिया। वो एक ऐसा लड़की से शादी कर लिया ना जो बहुत रिच थी, जिसका मान लीजिए मम्मी पापा का एक लौता बेटी थी। शादी कर लिया, फुल मौज। हम नीचे से बाइक लेके जाते, ऊपर से वो हाथ दिखाता, ठीक बात समझिए। क्यों? वो क्या किया, हम क्या किया, पढ़ाई लिखाई करते रह गए, वो बेटा अमीर आदमी से शादी कर ली। दैट्स अ ब्रिलियंट बॉय, दैट्स अ ब्रिलियंट बॉय। आज वो क्या है? करोड़पति है माय डियर स्टूडेंट। महंगा गाड़ी, महंगा फ़ोन, लग्जरी लाइफ। क्या है? एक लौता बेटी से शादी किया, पूरा बिल्डिंग का बाड़ी वाला है वो। क्या बाबू? बाड़ी वाला, पूरा बिल्डिंग का बाड़ी वाला, आराम से मौज में बिल्डिंग का ऊपर खड़ा रहता, हाथ दिखाता था, ठीक बात करते रहते। क्या बोलिएगा माय डियर स्टूडेंट? इसी को बोलते हैं लाइफ। इसको क्या बोलते बोलिए? लाइफ। बट ऐसा लाइफ से जो हमने बोला कि अगर आप किसी से शादी करना चाहिए, सामने वाला भी तो इंटरेस्टेड होना चाहिए उस बात समझिए। तो खैर वेरी फ्यू पीपल आर सो लकी, बहुत कम लोग इतने लकी है जिन लोगों का लाइफ में इतना एंजॉयमेंट है। जो भी बोलिए स्पाउस इसी को बोलते हैं। और स्पाउस रियल मालिक नहीं होते। कौन से मालिक होते हैं? डीम्ड। जब तक आप जीवित हो तो आपकी धर्म पत्नी उस प्रॉपर्टी की लीगल ओनर नहीं है, डीम्ड ओनर। कौन सा ओनर है बताइए? डीम्ड। डीम्ड ओनर मालिक नहीं है, मालिक के जैसा है। हो गया ना? तो लिखिए पॉइंट नंबर 1, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू स्पाउस। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू स्पाउस। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू स्पाउस। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू क्या बाबू? स्पाउस। SPOUSE स्पाउस। SPOUSE स्पाउस। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू क्या बाबू? स्पाउस। स्पाउस को अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया है तो आपकी जो स्पाउस है ना, आपकी जो क्या है, वो एक्चुअल ओनर नहीं कहलाएंगी। कौन सा ओनर कहलाएंगी? डीम्ड ओनर कहलाएंगी। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा लिखिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू माइनर चाइल्ड। माइनर क्या बाबू? चाइल्ड। देखिए आप माइनर चाइल्ड को अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हो आप, अगर मान लीजिए कोई आदमी अपना माइनर चाइल्ड को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है, बात समझो बाबू, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? इस डीम्ड ओनर। कौन सा ओनर बताइए? तो अगर आप अपना माइनर चाइल्ड को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आपको कौन सा ओनर बोला जाएगा बताइए? बात समझे? डीम्ड ओनर। अगर आप अपना माइनर चाइल्ड को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आप कौन सा ओनर कहलाओगे बताओ? डीम्ड ओनर कहलाओगे। जैसे आपका जो माइनर चाइल्ड है वो कौन सा ओनर हो गया? डीम्ड। सर कैसे? देखिए जैसे जिसका उम्र, जैसे आप लोग, आपका पापा क्या किया? आपका नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी। तो आपका पापा अगर आपका नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट बताइए? डीम्ड ओनर। आप कौन सा ओनर हो जाएंगे? डीम्ड। जब तक आपके पापा जीवित है, जब तक पापा के पास प्रॉपर्टी है, पापा ही उसके एक्चुअल ओनर हुए। पापा का जो प्रॉपर्टी है उसका डीम्ड ओनर कौन होता है? बेटा लोग। कौन लोग बताइए? बेटा लोग। तो आप लोग कौन सा ओनर? अच्छा, पापा मान लीजिए 18 साल से पहले आपका नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दिए, तो उस तब भी पापा ट्रांसफ़र कर देंगे, तब भी आप उसका एक्चुअल ओनर नहीं कहलाओगे। आप कौन सा ओनर कहलाओगे बताओ? कौन सा ओनर बताओ? बोलिए ना बाबू। तीसरा पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट लिखिए। पॉइंट नंबर 3 लिखिए। होल्डर ऑफ इम्पार्शिएबल स्टेट, IMPAR, होल्डर ऑफ इम्पार्शिएबल स्टेट, होल्डर ऑफ इम्पार्शिएबल स्टेट, IMPAR TIBLE, holder of impartiable state, IMPAR TIABLE, holder of impartiable state, ESTATE, impartiable state। हो गया बच्चों? तो होल्डर ऑफ इम्पार्शिएबल स्टेट, समझो। इम्पार्शिएबल स्टेट मतलब क्या बताइए? तो जब तक बिल्डिंग का कोई भी प्रॉपर्टी का जब तक बंटवारा नहीं हुआ है माय डियर स्टूडेंट, बात समझे? तो जब तक प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हुआ है तब तक क्या होगा बताइए? तब तक इम्पार्शिएबल स्टेट। जैसे पापा का प्रॉपर्टी है और उसमें बंटवारा नहीं हुआ, अब लोग 2-3 भाई हो, तो आप लोग दोनों तीनों भाई को क्या बोलेंगे? डीम्ड ओनर। आप लोग अभी तक असली मालिक नहीं है। पिताजी के रहते हुए प्रॉपर्टी का अगर बंटवारा नहीं हुआ है तो उस जो भी भाई बहन है वो लोग प्रॉपर्टी का क्या होगा बाबू बताइए? डीम्ड ओनर। क्या होगा बताओ? बोलो ना बाबू। कितना पॉइंट हो गया बताइए? 3। पॉइंट नंबर 4 लिखिए। प्रॉपर्टी अंडर लीज एग्रीमेंट, प्रॉपर्टी अंडर लीज एग्रीमेंट, प्रॉपर्टी अंडर लीज एग्रीमेंट फॉर LEASE, लीज एग्रीमेंट, property under lease agreement for more than, property under lease agreement for more than 12 years, more than 12 years, more than 12 years। हो गया बाबू? लास्ट पॉइंट लिखिए। अलॉटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, अलॉटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी हाँ, पॉइंट नंबर 4 लिख। पॉइंट नंबर 4 में बोले थे प्रॉपर्टी अंडर द लीज एग्रीमेंट फॉर मोर देन 12 ईयर्स। इसका मतलब क्या हुआ? लीज समझते हो? देखिए जब रेंट पे लेते हैं ना, जब कम टाइम के लिए भाड़ा पे लेते हैं तो उसको रेंट बोलते हैं।
और जब ज़्यादा लंबा समय के लिए रेंट पे लीजिएगा ना तो बन जाता है लीज, 10 साल के लिए, 12 साल के लिए, 15 साल के लिए, एक मोटा मोटी अमाउंट दे करके आप ले लिए, तो इसको क्या बोलेंगे बाबू? लीज। तो लीज पे अगर आप कोई प्रॉपर्टी लिए हो और 12 साल से ज़्यादा उस प्रॉपर्टी में रहते हो तो आपको कौन सा ओनर बोला जाएगा बताइए? डीम्ड ओनर। कौन सा ओनर बताइए? डीम्ड। डीम्ड ओनर का कितना एग्जाम्पल हो गया वो बताइए? 4। लास्ट पॉइंट लिखिए, अलॉटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर, अलॉटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर हाउस बिल्डिंग स्कीम। हाउस बिल्डिंग स्कीम, यस। अगला पॉइंट में लिखिए, चलिए आपका नाम अपडेट कर दिया बाबू, ग्रुप में जाके देख चेक कर लीजिए बाबू। इसका सैंपल पेपर एक तो बनाना है आपको, हम 2022 का पेपर भेज रहे हैं, 2015 तक का, बात समझे ना? हो गया बाबू। तो अगर आपको कोई कहीं से कोई स्कीम के तहत, कोई स्कीम के अंदर अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मिला है, कोई स्कीम के अंदर कोई प्रॉपर्टी अगर आपको मिला है तो आप उस प्रॉपर्टी के एक्चुअल ओनर नहीं होते हो। कौन सा ओनर होते हो बताओ? डीम्ड। तो भाइयों और बहनों, 4 मांगेगा कितना देंगे? 5। हम लोग वो इंसान है जो 4 मांगोगे तो कितना देंगे? 4 मांगोगे कितना देंगे? 5। 4 मांगोगे कितना देंगे? 5। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज द स्कैनर माय डियर स्टूडेंट्स, स्कैनर का PDF है, देख लीजिए। जो बच्चे लेट से ज्वाइन हुए आप लोग के लिए भेज दी। चले अब लास्ट क्वेश्चन लिखिए आज के लिए। अगला हेडिंग दीजिए, अगला हेडिंग दीजिए, बोले लिखिए प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, सॉरी प्रॉपर्टी इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगला हेडिंग दीजिए, प्रॉपर्टी इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। स्पेलिंग बोले क्या बाबू? प्रॉपर्टी इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, प्रॉपर्टी इनकम exempt from tax, EXEMPT, 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 exempt from tax, property income exempt from tax। चले देखिए, प्रॉपर्टी इनकम बाबू एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स का मतलब क्या हो गया? प्रॉपर्टी इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स का मतलब क्या हो गया? कि आपको प्रॉपर्टी का इनकम जो टैक्स फ्री है, मतलब 5 तो ऐसा इनकम का नाम आपको बताने जा रहे हैं जो इनकम तो है, कमाते भी है, बाड़ी वाला भी है, लेकिन टैक्स देना नहीं पड़ेगा। 5 तो ऐसा इनकम बताइए जिस पे टैक्स देना नहीं पड़ेगा। पहला इनकम है गाइस, सुनिए पहले, रुकिए, लिखिए मत। अपना घर, अगर किसी घर में खुद रहते हैं क्या टैक्स देना पड़ेगा? देना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, मन कर देना पड़ेगा। अगर किसी घर में खुद रहते हो तो आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। यस नो गाइस। दूसरा, अगर किसी घर में अपना भी घर में अपने बिजनेस कर रहे हो, जैसे हम कोचिंग पढ़ा रहे, तो अपना घर में अपना बिजनेस कर रहे गाइस, क्या हमको टैक्स देना पड़ेगा? नहीं। 2 पॉइंट हो गया, जल्दी बताइए। अगर घर में खुद रहेंगे टैक्स देना पड़ेगा? नहीं। अगर अपना घर में अपने बिजनेस करेंगे टैक्स देना पड़ेगा? नहीं। तीसरा बात, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का कोई प्रॉपर्टी इनकम है, टैक्स देना पड़ेगा? नहीं। क्लब का कोई, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका कोई प्रॉपर्टी का इनकम है, टैक्स देना पड़ेगा? नहीं। चैरिटेबल ट्रस्ट है, ट्रस्ट, उसका कोई प्रॉपर्टी इनकम है, उस पर टैक्स देना पड़ेगा? नहीं। तो सिंपल भाषा में समझिए ना, जितना भी धार्मिक चीज़ है, रिलीजियस चीज़ है, सामाजिक चीज़ है, उन सब चीज़ों पे इनकम होने के बाद भी आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। टैक्स देना, टैक्स देना, लिखिए 5 इनकम का नाम, बोलिए ना। अब देखिए वही तो पढ़ा है तब से, लैंड पे टैक्स नहीं लगता है, लैंड पे टैक्स यहाँ पे नहीं लगेगा। हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स लगने के लिए पहला कंडीशन क्या होता है? लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड, लैंड एंड, लैंड एंड, लिखिए लिखिए फॉलोइंग आर
following are the example of exempted property income. Exempted property income. हो गया बाबू? पॉइंट नंबर 1 पैराग्राफ चेंज करके लिखिए. पॉइंट नंबर 1, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी हो गया. पॉइंट नंबर 2, चले. पॉइंट नंबर 2 लिखिए. द प्रॉपर्टी used for own business and profession. The property used for own business and profession. Own business and profession. Own business and क्या बाबू? Profession. उसका देखिए. पॉइंट नंबर कितना हो गया बाबू बताइए? पॉइंट नंबर 3 लिखिए. प्रॉपर्टी इनकम ऑफ हॉस्पिटल. पॉइंट नंबर 4 लिखिए. प्रॉपर्टी इनकम ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट. प्रॉपर्टी इनकम ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट. कितना पॉइंट हो गया बाबू? लास्ट लिखिए. प्रॉपर्टी इनकम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. चले. थैंक यू. तो यहाँ तक हम लोग आज पढ़े. अब तीनों बैच में इतना ही पढ़ा है, इसीलिए इतना ही पढ़ा है आपको. टाइम तो अभी भी बचा ही हुआ है. हाँ समझे, जिससे बैच में मिसमैच ना हो जाए. तो गाइस यहाँ तक हम लोग हो गया. इसके अगला पार्ट अगला दिन मिलेंगे. थैंक यू सो मच.